कहानी उस दौर की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करने की सीमा पार कर दी थी। रघु कड़ी धूप में खेत में खड़ा हुआ अपनी बंजर जमीन को उदासी भरी नजरों से देख रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। रघु भाई, रघु भाई! अरे अरे रघु भाई, जल्दी चलो! अरे जमींदार आपकी बिटिया कुसुम को घर से जबरदस्ती उठाकर ले गया। अरे क्या करे, जल्दी चलो! क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे कुसुम बिटिया बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी, मगर उस जमींदार को दया न आई। अरे हम सबको दया आ गई, हम सब चिल्लाते रहे छोड़ दो, मगर वो जालिम आदमी न छोड़ा, घसीटते ले गया। ये सुनकर रघु बुरी तरह से घबरा उठा और दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली में पहुंच गया। जमींदार अपनी आलीशान हवेली के अंदर घमंड भरे अंदाज में अंग्रेजों की दी हुई एक महंगी कुर्सी पर बैठा हुआ था। रघु जमींदार की ओर देखकर बोला, जमींदार, ये कैसा अत्याचार? अरे आप मेरी बेटी को उठाकर क्यों ले आए हैं? ए भैया, ए शांत शांत शांत। देखो, कान खोल कर सुन। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से नहीं करता। अरे भैया, मुझे अंग्रेज अफसर ने करने के लिए कहा है। हाँ, और वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। और सीधी बात है, तुमने 3 साल से लगान नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अरे जमींदार, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 3 साल से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। खेत बंजर हो चुके हैं, बंजर। हमारे गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। अब बताओ, ऐसे में लगान कहां से चुका सकते हैं? बताओ। देखो, तुम लगान नहीं चुका सकते, लेकिन वो अंग्रेज अफसर स्कॉट लगान लेना बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी बेटी कुसुम को तुम्हारे घर से उठाया है। जानते हो, आज रात वो अंग्रेज अफसर स्कॉट की दुल्हन बनेगी, समझे? ये सुनकर रघु की आंखों में क्रोध झलकने लगा। रघु क्रोधित होते हुए जमींदार की ओर देखकर बोला, बस बस जमींदार, इससे आगे एक शब्द नहीं बोलना। बहुत बकवास कर ली तुमने। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? अरे मेरी मर्जी, मैं जो बोलूं। तू क्या कर लेगा, बोल। बड़ा आया। अरे बेवकूफ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा 3 साल का लगान तेरी बेटी एक रात में चुकता कर देगी, हैं? ये सुनकर रघु तिलमिला उठा। तभी जमींदार क्रोधित होते हुए अपने साथी रंगा और बिल्ला से बोला, अरे 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 अरे, ए, देखते क्या हो रंगा बिल्ला, उठाकर इसे हवेली के बाहर फेंक दो। रंगा और बिल्ला ने रघु को पीटते हुए हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। रघु रोते हुए गांव के हर घर के दरवाजे को खटखटाने लगा, मगर अंग्रेज अफसर के भय से कोई भी रघु की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रघु एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, अरे पता नहीं वो अंग्रेज दरिंदा मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हे भगवान, हे भगवान। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी गांव के बृजनाथ की पुत्री ममता रघु के पास आ पहुंची, जो काफी देर से रघु को इधर उधर भटकते हुए देख रही थी। ममता रघु की ओर देखकर बोली, क्या हुआ रघु चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप गांव वालों से कुछ मदद मांग रहे हैं, मगर कोई गांव वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? रघु ममता को सारी घटना बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ बेटी ममता,
मैं अपनी बिटिया को उस अंग्रेज दरिंदे के हवाले कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर ममता की आंखों में खून उतर आया। वो रघु की ओर देखकर बोली, आप घर जाइए रघु चाचा, मैं देखती हूँ कि आपकी बेटी को जमींदार उस अंग्रेज अफसर को कैसे सौंपता है। ममता को क्रोधित अवस्था में देखकर उसका पिता बृजनाथ बोला, अरे अरे अरे, क्या हुआ ममता? ये तुम्हारी आंखों में इतना क्रोध कैसे झलक रहा है? क्या हो गया? पिताजी, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि आप क्रांतिकारियों के खानदान से हैं भी या नहीं। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही हो ममता? अरे तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे दादा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए क्रांतिकारियों के साथ शहीद हुए थे। हाँ। ये सुनकर ममता अपने पिता की ओर देखकर बोली, अगर ये सच है पिताजी, तो वो खून आपकी रगों में भी दौड़ रहा है। फिर आप अपने गांव में हो रहे इन अत्याचारों को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? ये सुनकर बृजनाथ बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे आखिरकार बात क्या है ये बताओ। ममता सारी घटना बृजनाथ को बताती हुई बोली, जमींदार रघु चाचा की पुत्री को उसके घर से उठाकर ले गया है पिताजी, और वो कल उसे अंग्रेज अफसर को सौंप देगा। क्या आप अपनी आंखों से इस घोर अन्याय को होता हुआ देख सकते हैं? अरे ममता, तुम नहीं जानती, इन अंग्रेजी अफसरों की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अरे ये ससुरे अंग्रेज पूरे भारत में फैले हुए हैं। पिताजी, गुलामी के जंगल में क्रांति की एक चिंगारी ही काफी होती है। इतना बोलकर ममता वहां से चली गई और बृजनाथ गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन जमींदार रघु की पुत्री का हाथ पकड़े हुए अपने साथी रंगा और बिल्ला के साथ गांव की सीमा पर खड़ा था कि तभी बृजनाथ अपनी पुत्री ममता के साथ वहां आ पहुंचा और जमींदार की ओर देखकर बोला, ओ कुसुम का हाथ छोड़ दो जमींदार। अरे 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 अरे, तुम पगला गए हो क्या? दिमाग ठिकाने नहीं है, हैं? मैं पगला नहीं गया हूं, बल्कि पागल तुम लोग हो गए हो। अरे तुमने अपनी आत्मा इन अंग्रेज अफसरों को बेच दी है क्या? तुम लोगों को अच्छाई और बुराई में अंतर दिखाई नहीं देता क्या? हैं? इतना बोलकर बृजनाथ गांव वालों की ओर देखकर बोला, जो कि डरी हुई नजरों से जमींदार को देख रहे थे। गांव वालों, कुसुम केवल रघु की पुत्री नहीं बल्कि तुम सबकी पुत्री है। अरे गौर से देखो, आज जमींदार रघु की पुत्री को घर से उठाकर उस अंग्रेज अफसर को सौंप रहा है और तुम सब अपने घरों में छुपे बैठे हो, हैं? लेकिन मत भूलो कि एक दिन तुम सबकी भी बारी आएगी जब तुम्हारे घर की पुत्रियां उठाकर अंग्रेज अफसर के कोठियों में फेंकी जाएंगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी ये चुप्पी कितनी खतरनाक थी। बृजनाथ की बात सुनकर गांव वाले जो अब तक डरे सहमे खड़े थे, उनकी आंखों में बगावत की हल्की सी चिंगारी उठने लगी और वो धीरे धीरे कदमों से बृजनाथ के साथ खड़े हो गए। गांव वालों को अचानक से एकत्रित देखकर जमींदार थोड़ा सा डर गया। तभी वहां पर धनिया चाचा, जो कि गांव के सबसे चहेते व्यक्ति थे जिन्होंने विवाह नहीं किया था, वहां आ पहुंचे और जमींदार की ओर देखकर बोले, अरे ओ जमींदार, जरा ध्यान से इन गांव वालों की आंखें तो देखो, तुम्हें चिंगारी दिखाई दे जाएगी। अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो आज यहाँ तुम्हारी कब्र भी खुद जाएगी, समझ गए? अगर चाहते हो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन ना हो तो कुसुम को छोड़ दो। धनिया चाचा को देखकर ममता खुश हो गई। ममता की आंखों में आत्मविश्वास और ज्यादा जाग उठा। ममता जमींदार की ओर देखकर बोली, कुसुम का हाथ छोड़ दो और उसको उसके पिता के हवाले करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारे अत्याचार का अंत कर देंगे। ममता की बात सुनकर रंगा जमींदार के कान में बोला,
अब मालिक, भलाई इसी में है कि कुसुम को फिलहाल के लिए छोड़ दिया जाए। क्या है कि अभी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, आप समझ रहे हैं ना? जमींदार समझ गया कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो आज उसकी खैर नहीं। जमींदार कुसुम का हाथ छोड़कर रंगा बिल्ला के साथ वहां से चला गया। कुसुम खुशी से झूम उठी। बृजनाथ अपनी पुत्री ममता और धनिया चाचा के साथ अपने घर आ पहुंचा। ममता धनिया चाचा की ओर देखकर बोली, धनिया चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं ममता, कमाल मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ने किया है। अरे मैं कितने दिनों से गांव वालों से कह रहा था कि जमींदार के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पिता को जमींदार के सामने खड़ा हुआ देखा, मैंने समझा यही है असली दमदार आदमी। तब भला मैं पीछे कैसे हट सकता था? धनिया चाचा की बात सुनकर ममता मुस्कुराने लगी। इधर जमींदार गुस्से में अपनी हवेली में बैठा हुआ था। रंगा जमींदार की ओर देखकर बोला, आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ जमींदार जी। अरे तुम चिंता मत ही करो। इन गांव वालों को लगता है कि इन्होंने मुझे डरा दिया, मगर अभी ये नहीं जानते कि कल जब अंग्रेज अफसर स्कॉट यहाँ पे आएगा तब उनकी क्या हालत करेगा। अगले दिन स्कॉट अपने एक सैनिक के साथ जमींदार की हवेली पर पहुंचा और जमींदार की ओर देखकर बोला, I was told you, मैं अपनी कोठी में तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर रघु की बेटी कुसुम चाहिए, मतलब चाहिए। मेरा दिल उस पर आ गया और तुमने क्या? What did you do? Tell me. अंग्रेज अफसर की बात सुनकर जमींदार अंग्रेज अफसर की ओर देखने लगा। अचानक अंग्रेज अफसर चिल्लाते हुए जमींदार से बोला, Tell me, आखिरकार तुम रघु की बेटी को लेकर मेरे घर कल क्यों नहीं आया? Tell me now. जमींदार अंग्रेज अफसर को सारी घटना बताते हुए बोला, बात यही है कि कल सारा गांव एक हो गया। हाँ। जमींदार की बात सुनकर अंग्रेज अफसर गंभीर हो गया और जमींदार की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, Okay. Now listen me. तुम जाओ और जाकर कुछ किसानों को गांव के दलदल वाले इलाके के पास बुलाकर लेकर आओ। मैं वहीं पर उनसे लगान के बारे में पूछताछ करेगा। Okay? Now go. इतना बोलकर स्कॉट अपने साथी सैनिक के साथ वहां से चला गया। कुछ देर में जमींदार कुछ गांव वालों को वहां लेकर आ गया जहां पर एक दलदल पड़ा था। अंग्रेज अफसर स्कॉट गांव वालों की ओर देखकर बोला, Okay. So, पिछले 3 सालों से तुमने लगान नहीं चुकाया। एक गांव वाला हाथ जोड़ता हुआ बोला, मालिक, पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने की वजह से सारे खेत सूखे पड़े हैं। हम अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। ऐसे में हम लगान कहाँ से चुकाएं मालिक? तभी स्कॉट अपने सैनिक की ओर देखकर बोला, देख क्या रहे हो? इस किसान को उठाओ और उठाकर दलदल में फेंक दो। नाउ। ये सुनते ही सभी गांव वाले बुरी तरह से कांपने लगे। उस सैनिक ने बड़ी ही निर्दयता के साथ उस गांव वाले को पकड़कर दलदल में धक्का दे दिया। गांव वाला चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ।
मुझे बचाओ, मेरे पैर दलदल में फंस रहे हैं। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अंग्रेज अफसर स्कॉट क्रूरता से हंसने लगा। कुछ देर में वो किसान दलदल में धंसकर मर गया। उसके मरते ही स्कॉट गांव वालों की ओर देखकर बोला, ओके, सो नाउ मैं तुम सबको 1 हफ्ते का समय देता है। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने लगान नहीं चुका तो तुम सब गांव वालों का अंजाम यही होगा। तुम सबको बागी बनने का बहुत शौक सवार है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बागियों का अंग्रेज सरकार क्या हाल करती है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुआ जमींदार के खाम में टांग अड़ाने का? तुम सबको इसकी सजा मिलेगा। 1 हफ्ते का समय है, आखिरी बार। ओके? इतना कहकर अंग्रेज अफसर अपने सैनिक के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही जमींदार गांव वालों से बोला, हाँ, देख लिया ना, तुम सबने ब्रजनाथ के बातों में आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा था, लेकिन तुम लोगों ने बात नहीं मानी। चलो रंगा बिल्ला। इतना कहकर जमींदार रंगा बिल्ला के साथ वहां से चला गया। इधर ममता का पिता ब्रजनाथ अपना बहुत सारा गल्ला लेकर शहर बेचने के लिए जा रहा था, क्योंकि ब्रजनाथ एक व्यापारी था। तभी वहां पर धनिया चाचा आ पहुंचे और ब्रजनाथ को सारी घटना बताते हुए बोले, अंग्रेज अफसर स्कॉट ने बड़ी ही निर्दयता के साथ हमारे गांव के एक किसान को दलदल में धक्के देकर मार दिया। और गांव वालों से कहकर गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उन्होंने लगान नहीं चुकाया तो वो उन सब का हश्र भी उसी किसान की तरह करेगा। अरे पूरा गांव डरा हुआ है। ये सुनकर ममता बुरी तरह से चौंक पड़ी। मैं ये गल्ला शहर बेचने जा रहा हूं और मैंने फैसला किया है कि इस बार व्यापार में मुझे जितना भी लाभ होगा, मैं सारा लाभ उन गरीब किसानों को बांट दूंगा ताकि वो किसान अपना लगान चुका सके। इतना बोलकर ब्रजनाथ वहां से शहर की ओर चल पड़ा। ब्रजनाथ जंगल की ओर गया ही था कि तभी 2 नकाबपोश व्यक्ति ब्रजनाथ के सामने आ पहुंचे। एक नकाबपोश ब्रजनाथ की ओर देखकर बोला, इस गल्ले को मेरे हवाले कर दो, लाओ। हाँ? ये नामुमकिन है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, समझे? अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारी इस मेहनत की कमाई को तुम्हें मार कर छीन लेंगे। ममता अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी कि तभी धनिया चाचा दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे और ममता से बोले, ममता, ममता बेटा, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ धनिया चाचा? ममता बेटा, रास्ते में ब्रजनाथ को किसी ने मार दिया और उसका सारा गल्ला लूट लिया। ये सुनकर ममता बुरी तरह से चौंक पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रो मत ममता, रो मत, भगवान को यही मंजूर था। रो नहीं तो क्या करूं? शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। कुछ ही देर में गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि ब्रजनाथ की हत्या कर दी गई है और उसका गल्ला लूट लिया गया है। ब्रजनाथ का शव जंगल में पड़ा हुआ था। गांव वालों में इतना भय फैल चुका था कि कोई भी ममता की सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, सिवाय रघु की पुत्री कुसुम और गांव के एक नवयुवक अर्जुन के। ये तीनों ममता के पास आकर खड़े हो गए। अर्जुन ममता से बोला, ये गांव वाले तो इतनी बुरी तरह से डर गए हैं
कि तुम्हारे पिता का शव तक यहां लाने से डरते हैं, परंतु हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। ममता उन तीनों के साथ जंगल की ओर चली गई। और अपने पिता का जंगल में ही नम आंखों से अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद रघु ममता से बोला, हाँ चलो ममता, घर चलते हैं, चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे घर नहीं जाओगी तो क्या जंगल में रहोगी क्या? नहीं, मेरे घर में मेरे पिता की वजह से ही रौनक थी। केवल मेरे पिता के अंदर की हिम्मत थी कि वो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। अब मैं उन अंधों और बहरों की दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रघु ममता से बोला, अरे तुम्हारे पिता का खून भी तुम्हारी रगों में बह रहा है ममता। तुम्हारे पिता ने गांव वालों के अंदर क्रांति की बुझती हुई चिंगारी को जगाया था। अब भले ही वो कुछ देर के लिए जगी थी, पर वो हुनर तो तुम में भी है ना। पिताजी सही कह रहे हैं ममता दीदी। जब आप और बृजनाथ चाचा जमींदार के सामने सीना तानकर खड़े हुए थे, उस समय जमींदार ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मगर मैंने महसूस किया कि उसका हाथ डर से पहली बार कांपा था। अगर आप क्रांति की मशाल गांव में जलाने का प्रयास करेंगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा गांव अंग्रेजों की गुलामी और जमींदार के अत्याचार से मुक्त हो सकता है। कुसुम सही कह रही है ममता दीदी, और तुम्हारा भी मानना था कि गुलामी के अंधेरे भरे जंगल को जलाने के लिए क्रांति की एक चिंगारी ही काफी होती है। तो क्यों ना वो चिंगारी हमारे गांव से ही उठे, हम सोए हुए को भी जगा सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर ममता की आंखों में आत्मविश्वास दौड़ने लगा। तुमने सही कहा अर्जुन, हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अंग्रेज अफसर स्कॉट की मौत अंग्रेज सरकार के लिए तोहफा होगी, और जमींदार की मौत उन बिके हुए हिंदुस्तानियों के लिए तोहफा होगी जो कुछ पैसों के लिए अपना जमीर अंग्रेज सरकार को बेच देते हैं। मैं जमींदार और अंग्रेज अफसर स्कॉट और उनके साथियों को गांव वालों के सामने ही मारूंगी, ताकि गांव वालों के मन में बरसों से जो डर समाया हुआ है वो खत्म हो जाए। उस दिन के बाद ममता अर्जुन, कुसुम और रघु के साथ जंगल में ही रहने लगी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जंगल में ही स्वयं युद्ध प्रशिक्षण करने लगी। वो चारों उस दिन के बाद फिर कभी गांव नहीं गए और यही बात जमींदार को खल रही थी। जमींदार अपने साथी रंगा से बोला, रंगा, ममता के साथ साथ गांव के 3 लोग और भी गायब हैं। अरे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्हें जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। हाँ? अरे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है मालिक। हो सकता है कि ममता मुंह छुपाकर भाग गई हो। हाँ। अरे तुम नहीं जानते रंगा, उसकी रगों में ब्रजनाथ का खून बह रहा है और ब्रजनाथ की रगों में भी उसके दादा का खून बह रहा था। ब्रजनाथ का परिवार का इतिहास क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है। मुझे डर है कि कहीं ममता हम सब के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही, क्योंकि वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं। तभी वहां पर बिल्ला दौड़ता हुआ आ पहुंचा और जमींदार से बोला, मालिक मालिक मालिक, हाँ मालिक, हमें खबर मिली है कि ममता जंगल में रहकर अपनी सेना तैयार कर रही है। हाँ। ओह, ये बात है। तब तो ये बात हमें अंग्रेज अफसर स्कॉट को तुरंत बतानी होगी। हाँ। जमींदार उसी समय अंग्रेज अफसर स्कॉट की कोठी पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, सरकार, मुझे जिसका डर था गांव की ममता वही कर रही है। अरे गांव की ममता आपके खिलाफ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है। हाँ सरकार। ये सुनकर अंग्रेज अफसर स्कॉट मुस्कुराता हुआ बोला,
तुम बेवकूफ हिंदुस्तानियों को ऐसा क्यों लगता है कि हम अंग्रेजों को हराना इतना आसान होता है? उस बेवकूफ ममता को तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता का हत्यारा कौन है। ये सुनकर जमींदार चौंक पड़ा। क्या? तो क्या ममता के पिता ब्रजनाथ की हत्या अब आपने करवाई थी? आदेश, आई मीन टू से कि ऑर्डर तो हमने ही दिया था, लेकिन उसकी हत्या जिसने की है ना, यू नो, उसके बारे में सुनकर ममता तो क्या तुम भी चौंक जाओगे। लेकिन वेट, मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मैं ममता और उसके सेना का अंत करूंगा। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां सरकार? तुमने खुद कहा ममता 3 लोगों के साथ मिलकर अपनी सेना बना रहा है। उन 3 लोगों के लिए मैं और मेरा सैनिक और हम दोनों की बंदूक ही काफी है। लेट्स गो। कुछ ही देर में अंग्रेज अफसर स्कॉट अपने सैनिक जमींदार रंगा और बिल्ला को लेकर उनके गांव चला गया। वो सब गांव से जंगल की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी ममता अपनी सेना मतलब कुसुम, अर्जुन और रघु के साथ उन तीनों के सामने आ पहुंची। ममता को देखकर अंग्रेज अफसर स्कॉट गुस्से से बंदूक उठाकर ममता के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी ममता ने बड़ी ही फुर्ती से अंग्रेज अफसर स्कॉट के ऊपर वार कर दिया। तीर सीधे अंग्रेज अफसर स्कॉट के कंधे के आर पार हो गया। अंग्रेज अफसर स्कॉट बुरी तरह कांपने लगा और घायल होकर गिर गया। कुछ ही देर में ममता की सेना ने भी अपने तीरों को जमींदार, रंगा बिल्ला और सैनिक पर चलाकर उन चारों को ढेर कर दिया। वो चारों तड़पते हुए वहीं पर शांत हो गए। सारा गांव एकत्रित हो गया। ममता क्रोधित अवस्था में अंग्रेज अफसर स्कॉट से बोली, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी गोली से इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगी? जब मेरे पिता ब्रजनाथ की हत्या तुमने करवाई, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें और जमींदार को खत्म कर दूंगी और फिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल छेड़ूंगी। स्कॉट करहाता हुआ ममता से बोला, Oh my God! Listen, तुम्हारे पिता की हत्या ऑफ कोर्स मैंने ही करवाई है, ये बात सच है। लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता की हत्या की किसने है? किसने? तुम्हारे गांव का सबसे चहेता, तुम्हारा प्रिय धनिया चाचा। ऐसा नहीं हो सकता। ममता ने इतना कहा ही था कि तभी ममता और वहां मौजूद सबके कानों में धनिया चाचा की भारी आवाज टकराई। अपने हथियार जमीन पर रख दो, नहीं तो मैं कुसुम की खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो। आवाज सुनकर वो सब चौंक पड़े। ममता, अर्जुन, कुसुम और रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे धनिया चाचा हाथ में अंग्रेजी बंदूक पकड़े हुए उन सबको घूरे जा रहे थे। बंदूक का निशाना कुसुम के सर की ओर था। ममता धनिया चाचा की ओर देखकर बोली, धनिया चाचा, आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ब्रजनाथ अपना गल्ला शहर में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचता था। मैं अंग्रेज अफसर स्कॉट की बातों में आ गया। उसने मुझे 25,000 रुपए और लगान ना देने का लालच दिया और मेरे मन में लालच भर गया, बस। तभी अंग्रेज अफसर स्कॉट चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोलता है ये, झूठ बोल रहा है ये मेरे साथ बरसों से काम कर रहा है। यहाँ पर ये इस गांव का गुप्तचर है जो गांव की सूचनाओं को चोरी छुपे बरसों से मुझे देता आ रहा है। अरे कोई भी कंट्री, कोई भी विलेज, आई मीन टू मतलब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर तब तक हुकूमत नहीं कर सकता
जब तक कि उस मुल्क में कोई गद्दार ना हो। और ये तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा गद्दार है, तुम्हारा धनिया चाचा। ये सुनकर गांव वाले बुरी तरह से आक्रोशित हो गए। तभी धनिया चाचा ने गोली चला दी, मगर बंदूक की गोली नहीं चली। ममता धनिया चाचा से बोली, अंग्रेज सरकार की गोली भी अंग्रेजों की तरह खोखली निकली धनिया चाचा। इतना बोलकर ममता गांव वालों की ओर देखकर बोली, फैसला कर लो, क्या तुम्हें जीवन भर गुलामी भरी जिंदगी जीनी है या फिर लड़ना है। सभी गांव वाले धनिया चाचा पर टूट पड़े और ममता ने अपनी कमान से एक तीर अंग्रेज अफसर स्कॉट की गर्दन पर मार दिया। तीर अंग्रेज अफसर स्कॉट की गर्दन के आर पार हो गया और वो ढेर हो गया। गांव में क्रांति की मशाल जल चुकी थी। ममता ने सारे गांव वालों के मन में क्रांति की मशाल जला दी थी।